हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट पे। अभी हम पढ़ रहे हैं भारत का मध्यकालीन इतिहास, और इसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं भारत पे गौरी का आक्रमण और गजनबी का आक्रमण, किस तरीके से इस्लाम का उदय हुआ, कैसे भारत पे आक्रमण होना स्टार्ट हुए, अरबी मुस्लिम ने आक्रमण किए, तुर्की मुस्लिम्स ने आक्रमण किए। ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी का जो एक गुलाम था इल्तुतमिश, और इसके 4 गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, जिसमें से एक गुलाम ने जो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें हम आपको इसमें जानकारी के स्रोत, मतलब दिल्ली सल्तनत कहाँ से स्टार्ट हुई है, सारी इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इन सबको कवर करेंगे। प्रमुख वंश कौन कौन से वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, प्रशासन व्यवस्था कैसी रही, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था, ये किस तरीके की रही है दिल्ली सल्तनत काल में। और वहाँ की कला देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, और अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो प्रमुख वंश जो रहे हैं दिल्ली सल्तनत में, जिन्होंने शासन किया है, वो हैं मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। मामलुक वंश और गुलाम वंश, इन्हें इन्हें गुलाम वंश बोला जाता है। जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें देखेंगे आर्थिक व्यवस्था किस तरीके की थी, सैन्य व्यवस्था यानी मिलिट्री सिस्टम कैसा था, न्यायिक या जुडिशल सिस्टम किस तरीके का था। दिल्ली सल्तनत काल में अलग अलग शासकों ने यहाँ पे शासन किया है। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से वंश ने शासक किया हुआ है। तो इसमें टोटल 5 डायनेस्टी या 5 वंश ने शासन किया है। जो वहाँ की दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। फारसी राजकीय भाषा थी, और 5 वंश ने यहाँ पे शासन किया है। सबसे शुरुआती जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी वो गुलाम वंश ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी 1206 में। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था ये खिलजी वंश। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई। इसकी स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, तुगलक वंश। तो ये कुछ फैक्ट्स भी हैं आपके लिए। खिलजी वंश सबसे कम शासन करने वाला, तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश रहा है दिल्ली सल्तनत पर। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 में आया, खिलजी खान ने इसकी स्थापना की। इसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने, और जो कि 1451 में इसकी स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत की। तो ये 5 वंश हैं, 5 डायनेस्टी हैं जो कि दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने शासन किया है। ये एक रोड मैप है किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना के जो माहौल बना है, किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। ये इसका एक रोड मैप है जो कि 1192 में गौरी ने दिल्ली जीती। दिल्ली पे शासन किया मोहम्मद गौरी ने 1192 में। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, किसके साथ, जयचंद के साथ। गढ़वाल को पराजित किया। जयचंद गढ़वाल को पराजित किया चंदावर युद्ध में। इसके बाद 1196 में बयाना ग्वालियर को जीता। 97 में चालुक्य राजधानी अहिल्यावाड़ा को जीता 1197 में। 1200 ईस्वी में बदायूं, कन्नौज और सिरोही, ये मालवा, इन सारे क्षेत्रों को जीता। और 1202 में बख्तियार खिलजी ने क्या किया, बंगाल बिहार को जीता। बख्तियार खिलजी इसका मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। 1206 में खोखर सरदार द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या की जाती है। 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी 1206 में। गुलाम वंश की स्थापना की, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, इसलिए उसने गुलाम वंश की स्थापना की। ये मैप के थ्रू आप देखेंगे गजनी वाला जो इलाका है यहाँ पे, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था गजनी, तजुबुद्दीन यलदौज ने यहाँ का शासन किया गजनी पे।
गयासुद्दीन महमूद ने कहाँ शासन किया? गौर प्रदेश में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर और दिल्ली में, और बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पे शासन किया। और एक और नसरुद्दीन कोबाचा, मुल्तान पे किसने शासन किया? नसरुद्दीन कोबाचा ने। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? दिल्ली सल्तनत पे किस किस वंश ने शासन किया, कौन कौन से राजा ने क्या किस वंश की स्थापना की, सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कुछ आत्मकथाएं हैं, कुछ ट्रैवलर आए, कुछ यात्रा वृत्तांत हुए, और कुछ रचनाएं लिटरेचर से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथाएं जो फिरोज शाह तुगलक की फुतूहात फिरोज शाही, ये आत्मकथा है फिरोज शाह तुगलक की। इसकी आत्मकथा में ये सारी जानकारी मिलती है। और इब्न बतूता की रहला एक किताब है। इब्न बतूता की रहला पुस्तक में भी दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है। और कुछ जो लिटरेचर है, बर्नी के द्वारा लिखी गई तारीख फिरोज शाही, हसन निजामी के द्वारा लिखी गई ताजुल मासिर, और खुसरो द्वारा लिखी गई तुगलकनामा, इन सारी किताबों के द्वारा भी हमें ये जानकारी मिलती है कि दिल्ली सल्तनत पे किस किस वंश का शासन रहा है। ये कुछ और पुस्तकें हैं, किताबें हैं जो उस टाइम पे राइटर रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई है। सियासतनामा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। सियासतनामा इसको लिखा है निजाम उल मुल्क तूसी ने। इस जानकारी क्या मिलती है? एकता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। एकता व्यवस्था को शुरू किया था मोहम्मद गौरी ने। एकता व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सियासतनामा से, जिसके लेखक है निजाम अल मुल्क तूसी। इसके बाद दूसरी है तबकात ए नासरी, इसको लिखा मिनहाज उस सिराज ने, फारसी भाषा में लिखा है, और मोहम्मद गौरी का भारत पर विजय हुआ, इसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। गुलाम वंश का एक शासक हुआ है नसरुद्दीन महमूद, गुलाम वंश का भी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें एक शासक हुआ है नसरुद्दीन महमूद, उसको ये समर्पित पुस्तक है तबकात ए नासरी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम क्रमबद्ध इतिहास, रजिया के पतन के बारे में मिनहाज लिखता है कि उसके सभी गुण किस काम के क्योंकि वह स्त्री थी। उस टाइम पे महिलाओं की काफ़ी बुरी स्थिति हुआ करती थी, तो रजिया सुल्तान एक महिला शासक, जो पहली और एकमात्र शासक थी जो दिल्ली सल्तनत पे जिसने शासन किया। तो उस टाइम पे उसके जो भी आसपास रहने वाले लोग थे, मंत्री थे, दरबारी थे, सब ने काफ़ी विरोध किया। उसी टाइम का ये लेखक है तबकात मिनहाज उस सिराज, जिसकी किताब है तबकात नासरी। मिनहाज उस सिराज लिखता है कि वह केवल स्त्री होने की वजह से उसके बाकी गुण कम हो जाते हैं। कितनी भी क्वालिटी हो, यदि वह स्त्री है तो उसमें कोई क्वालिटी नहीं मानी जाएगी। तो उसका ये कथन है उसके सभी गुण किस काम के, क्योंकि वह स्त्री थी। स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ख़राब थी उस टाइम पे। और तीसरी किताब है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर के लेखक है हसन निजामी, जो प्रथम इतिहासकार हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास फारसी भाषा में लिखी गई है। एक और किताब है तारीख मुबारक शाही, इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। जानकारी मिलती है सैयद वंश के शासक मुबारक शाह की जानकारी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है कि सैयद वंश के शासक मुबारक शाह की जानकारी कहाँ से मिलती है? तारीख मुबारक शाही किताब से, जिसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसके बाद अगली किताब है किताब उल रहला लिखी है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता एक यात्री था, चीनी यात्री था, जो भारत घूमने आया था, और उसने एक किताब लिखी, एक किताब उल रहला। 1333 में भारत आया तथा 14 वर्ष तक सबसे ज़्यादा ये भारत में रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक को इब्न बतूता को 1334 में दिल्ली का काजी बनाया। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता क्या रहा? काजी रहा। 1334 में तुगलक ने दूत बनाकर चीन भेजा, और फिर वह चीन से वापस नहीं आया। अरबी भाषा में लिखी हुई किताब उल रहला इब्न बतूता द्वारा अंग्रेजी अनुवाद किया है ली एवं गिब्स ने। जानकारी क्या मिलती है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। उसकी राजनीतिक व्यवस्था, राजधानी परिवर्तन, न्याय व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य प्रणाली, ये सारी चीज़ें हमें इब्न बतूता की किताब उल रहला से मिलती है। जो उस टाइम पे दावा पैदल डाक व्यवस्था और उलूक अश्व डाक व्यवस्था, दो तरीके से डाक व्यवस्था होती थी जो काफ़ी फेमस थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से। एक थी दावा यानी कि पैदल डाक व्यवस्था, और उलूक यानी अश्व डाक व्यवस्था, यानी घोड़े के द्वारा डाक को भेजा जाता था। इसके बाद अगला राइटर है जियाउद्दीन बरनी का जन्म हुआ 1285 में। ये भारतीय इतिहासकार हैं, सल्तनत काल का सबसे महान इतिहासकार। निजामुद्दीन औलिया की शिष्य रहे हैं। अंतिम समय में
सामाजिक बहिष्कार हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने बरनी को जिंदा दिल साथी या नदीम की उपाधि दी हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जियाउद्दीन बरनी को क्या कहा? जिंदा दिल साथी या नदीम। प्रमुख रचनाएं जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी, हसरतनामा, ये सारी किताबें हैं। इतिहास को विज्ञान की रानी कहा जियाउद्दीन बरनी ने। मोहम्मद तुगलक दयालु और रक्त पिपासु शासक था। एक शासक हो एक राइटर है बदायूनी। बदायूनी का कुछ कथन है। एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान क्या है? पर्दा या कब्र। जैसे अभी मैंने बताया कि स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, तो साहित्य ही समाज का आईना होता है। तो जो समाज में था वो साहित्यकारों ने लिखा है। तो बदायूनी ने क्या लिखा है? एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है। बरनी लिखते हैं, दिल्ली सल्तनत एक नगरीय शासन व्यवस्था थी जिसे एक विशाल खेतिहर समाज का शोषण सहारा देता था। अफीक ने तारीख फिरोज शाही की रचना तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय तब की जब तैमूर का आक्रमण हुआ था। अफीफ ने ईरानी परंपरा का उल्लेख किया है कि स्त्री एवं सर्प भयानक जीव हैं, इन्हें मार डालना चाहिए। इस तरीके की बातें स्त्रियों के बारे में की जाती थी। स्त्री और सर्प को कंपेयर किया जाता, दोनों एक ही है, इन्हें मार डालना चाहिए। इसके बाद अगली पुस्तक आती है फुतूह उस सलातीन, जिसके लेखक हैं ख्वाजा अबू बकर इसामी। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को समर्पित है इनकी किताब फुतूह उस सलातीन। फुतूह उस सलातीन कौन से शासक को समर्पित किताब है? बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन, बहमन शासक। औरत वही अच्छी है जो चरखा चलाती रहे, क्योंकि उच्च पद उसे अपने उद्देश्यों से विमुख करता है। तो उस टाइम के जितने भी साहित्यकार रहे हैं सब ने स्त्रियों के बारे में इसी तरह की बातें की हैं। एक महिला एक शासक के रूप में भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती, क्योंकि मूलभूत रूप से उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है। ये कथन है फुतूह उस सलातीन के। इसके बाद अगली राइटर हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहा जाए? तोताए हिंद एवं तुर्कल्लाह। अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना था? तोताए हिंद। इनका मूल नाम क्या था? अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। जन्म इनका हुआ 1253 में पटियाला इटावा उत्तर प्रदेश में। दिल्ली सल्तनत का पहला प्रमुख इतिहासकार था जिसका जन्म भारत में हुआ। पहला भारतीय इतिहासकार अमीर खुसरो। गुरु इनके थे निजामुद्दीन औलिया। इनकी मृत्यु हुई 1325 में, जिनकी कब्र औलिया की कब्र के बगल में दफना दिया गया। 8 सुल्तान, मतलब सबसे ज़्यादा इन्होंने सुल्तानों को शासन करते हुए देखा है। 8 सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा है। बलबन, कैकूबाद, कैमूर, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरब शाह और गयासुद्दीन तुगलक। तुर्कल्लाह की उपाधि इनको किसने दी थी? निजामुद्दीन औलिया, जिन इनके गुरु थे, इन्होंने इन्हें उपाधि दी थी तुर्कल्लाह की उपाधि। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को राजकवि का पद दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को राजकवि का पद दिया। जवान हिंदवी उर्दू लेखता में सर्वप्रथम रचना। खड़ी बोली की विकास में अग्रगामी भूमिका। फारसी कविता का भारतीयकरण, फारसी की एक नई शैली, सबक हिंदी, हिंदुस्तानी शैली। ये कुछ अन्य जानकारी है किताबों उस टाइम के साहित्य के। इसके बाद हम देखें अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं और उनकी विषय वस्तु। अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं, क्योंकि अमीर खुसरो काफ़ी इंपोर्टेंट इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने 8 सुल्तानों के शासनकाल में मतलब देखा है उन्होंने 8 सुल्तानों को, और एकमात्र भारतीय इतिहासकार रहे हैं। तो इसकी पहली किताब है किरान उस सादीन, कैकूबाद के आदेश पे इन्होंने लिखी। मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आसिका, देवल रानी खिलजिगा को समर्पित है आसिका। खजाइन उल फुतूह ने अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा कहा है। मंगोल आक्रमणकारों व अमीरों के दमन का वर्णन नहीं मिलता है। इसके बाद कुछ और किताबें, ये नूह सिपेह, तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम पुस्तक थी। अमीर खुसरो और गयासुद्दीन तुगलक का वर्णन मिलता है तुगलकनामा में। खजाइन उल फुतूह गद्य में है। इसके अलावा अन्य 5 रचनाएं पद्य में हैं। ये अमीर खुसरो की किताब है तुगलकनामा। मलफूजात ये तैमूर लंग की आत्मकथा है जो तैमूर ने तुर्की भाषा में लिखवाई। तैमूर लंग की
आत्मकथा का नाम है मलफुजात तिमूरी। जफरनामा यह भी तैमूर लंग की जीवनी है। इसकी रचना तैमूर की मृत्यु के 30 वर्ष बाद उसके पोते के संरक्षण में सराउद्दीन अली याजदी ने की। ये एक टेबल के फॉर्म में है जो अलग अलग और लेखक हुए हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट, जैसे जिया नक्शबी की तूतीनामा है, शम्स सिराज की तारीख फिरोज शाही है, और फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतूहात फिरोज शाही है, और ये जियाउद्दीन बैनी की तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताब हैं जो याद रखने के लिए, और मीर खुसरो की तो सारी किताबें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ये फिरोज शाह तुगलक की फतूहात फिरोज शाही, ये भी आत्मकथा है फिरोज शाह तुगलक की, और फ़क़्ह मुदब्बिर की अदब अलहर्ज। ये किताबें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी बहुत नाम रख याद। इसके बाद कुछ उसके अभी हमने पढ़े अरबी साहित्यकार, अब कुछ हिंदी साहित्यकार भी हैं। हिंदी साहित्यकार है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पिंगल शैली में लिखा है। लेखक कौन है इसके? कवि चंद्रवरदाई। हमीर रासो के लेखक कौन है? सारंगधर। खुमान रासो के लेखक कौन है? सर दलपत विजय। और बीसल देव रासो के लेखक हैं नरपति। आला कांड के लेखक हैं जगनिक। ये कुछ हिंदी साहित्यकार हैं जिनकी ये किताबें हैं। 5 किताबें और 5 लेखक हैं। आला कांड इम्पोर्टेंट है, जो जिसकी जगनिक के द्वारा लिखी गई है, और खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखी गई किताब है। अगला इसमें हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। अभी इसके पहले हमने दिल्ली सल्तनत के साहित्य को पढ़ा है, कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से लेखक हैं जिनकी किताब से हमें ये जानकारी मिलती है, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश का शासन रहा है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं गुलाम वंश, जो कि 1206 में स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और किस तरीके से गुलाम वंश आगे बढ़ा और कौन कौन से शासक हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शासक की हमने बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कैसी लगी हमारी वीडियो हमारे चैनल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, गुलाम वंश के बारे में और अगली जानकारी देंगे। धन्यवाद।